आज हम देखेंगे नंबर सिस्टम का चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो ये कथन सत्य है, इसका आंसर जो आएगा ये सत्य आएगा। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या दो तरीके से होते हैं। रियल नंबर बोलते हैं, वास्तविक संख्या को हम अंग्रेजी में बोलते हैं रियल नंबर। तो वास्तविक संख्या देखते हैं। वास्तविक संख्या दो तरीके से होंगे। एक आपका हो जाएगा परिमेय संख्या और दूसरा हो जाएगा अपरिमेय संख्या। देखते हैं हम वास्तविक संख्या दो तरीके से होते हैं, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो वास्तविक संख्या के अंतर्गत दो पार्ट में इसको देखना है। एक परिमेय संख्या हो जा रहा है, एक अपरिमेय संख्या हो जा रहा है। वास्तविक दो तरीके से हो गया, वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। कथन में देखिए, फिर कथन पढ़िए क्या कहा है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या कहा है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या है? वास्तविक संख्या है, यानी कि रियल नंबर है। इरेशनल नंबर रियल नंबर है। इच इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। तो ये आप देख लेंगे, इच इरेशनल नंबर इज रियल नंबर हो जाएगा। ये कथन क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ये कथन सत्य हो जाएगा। अब ये कहा है कि कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो क्योंकि वास्तविक संख्याओं का संग्रह परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से बना होता है। मतलब वास्तविक संख्याओं का जो संग्रह है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से बना हुआ है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट m, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। m एक प्राकृतिक संख्या है। तो m एक प्राकृतिक संख्या है, ये चीज समझते हैं। तो अगर m एक प्राकृतिक संख्या है तो ये कह रहा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, पॉइंट यहां बस पकड़ने वाली बात है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा का क्या है? प्रत्येक बिंदु संख्या रेखा, क्योंकि हमें पता है संख्या रेखा पर इधर बीच में 0 होता है, इधर पॉजिटिव नंबर और इधर नेगेटिव नंबर होता है। जैसे 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 -4, डॉट डॉट इधर बढ़ता जाएगा, इधर बढ़ता जाएगा। तो ये कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट m के रूप का होता है। ठीक है, देख लेते हैं। m क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। और हमें पता है प्राकृतिक संख्या जो होता है, प्राकृतिक संख्या जो होता है वो एक से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5 इस तरीके से स्टार्ट होता है। तो प्राकृतिक संख्या, ठीक है, m को हम प्राकृतिक संख्या ले लीजिए। लेकिन कह रहा है कि प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट m के रूप का होता है। अंडर रूट m के रूप का होता है। तो अंडर रूट m के रूप का कैसे हो सकता है? क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें क्या है? निगेटिव नंबर भी है। इसमें क्या आ रहा है? निगेटिव नंबर भी है, ऋणात्मक संख्याएं भी आ रही हैं। तो ये इसका वर्गमूल नहीं बना सकते हैं हम, माइनस वाले नंबर्स का वर्गमूल नहीं होता है। तो इसको कारण में ये क्या हो जाएगा? मेरा कथन असत्य हो जाएगा। इसके कारण में हम लिखेंगे, क्योंकि कोई भी
ऋणात्मक संख्या, कोई भी ऋणात्मक संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती। ऋणात्मक संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती है, इसके आंसर में लिखने के कारण में। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अब देखिए कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। अभी हम लोगों ने देखा प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, ये तो असत्य हो जाएगा, क्योंकि हम देखेंगे वास्तविक संख्या क्या था, दो तरीके से हम देखे थे, दो तरीके से। ये कौन कौन से थे, एक परिमेय संख्या था, परिमेय, और एक अपरिमेय। तो ये कहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। क्या केवल वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होगी प्रत्येक का, तो ये नहीं हो सकता ना, क्योंकि इसमें परिमेय संख्या भी आ रहा है, ये पोर्शन भी तो आ रहा है। प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है, कथन में कहा गया है, तो कथन मेरा असत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी तो आ रहा है, तो हमारा कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। कारण में हम क्या लिखेंगे, वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्या भी होती है, वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्या भी होती है, इसीलिए हमारा कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? अब बताइए, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? कैसे हो सकता है? हमें धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्या होता है? धनात्मक पूर्णांक में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे आएगा। तो क्या धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं? हम अगर ले ले अंडर रूट 4 ले लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा। हम कोई और संख्या ले लेते हैं, 9 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा। अब देखिए, क्या सभी धनात्मक पूछा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? अब बताइए, हमारा 2 क्या है, अपरिमेय संख्या हो गया। हमने धनात्मक पूर्णांक लिया है, रूट में क्या लिया है, उसका वर्गमूल लिया है। धनात्मक पूर्णांक लिए हैं, 4 लिए हैं, तो क्या इसका वर्गमूल हमारा 2 अपरिमेय संख्या हो जा रहा है? नहीं, 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। हमने एक और ले लिया, एक और ले लेते हैं हम। अगर हम अंडर रूट 9 ले लेते हैं, अंडर रूट में 9 ले लेते हैं। अब देखिए, अंडर रूट 9 क्या है, अंडर रूट 9 बाहर आएगा, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, मतलब 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि हम 9 को 3 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं। और अगर अंडर रूट होता है तो 2 का जोड़ा लगाते हैं। अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा रहता है, अगर यहाँ पर जैसे रूट के यहाँ पर इस पोर्शन पर कुछ भी नहीं लिखा रहता है, तो हम मानते हैं 2 लिखा हुआ है, यानी कि वर्गमूल है। तो इसका वर्गमूल मतलब 2 का जोड़ा लगाते हैं, 2 का जोड़ा लगाते हैं, 2 का जोड़ा लग गया और बाहर आता है तो 1 हो जाता है, 1 का जोड़ा, एक संख्या बाहर आता है, तो ये हमारा हो जाता है। तो कथन यही है कि हम कह सकते हैं कि नहीं होगा, नहीं, सभी धन पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, यही लिखेंगे। पहले तो बोलेंगे क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, तो लिखेंगे नहीं। इसका कारण पूछा है तो कारण देंगे, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होते हैं। तो देख लिया हमने, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं है। 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। उदाहरण के लिए कहा है तो हम देख लेते हैं, 1 भी ले ले तो 1 हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा। और 4 ले लेते हैं तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2
2 मल्टीप्लाई 2 बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है 2 हो जाएगा। और अंडर रूट में 9 है तो इसको 3 मल्टीप्लाई 3 बाहर आएगा तो 3 हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि क्या है, 2 एक हमारा क्या है परिमेय संख्या है, 3 भी एक परिमेय संख्या है। तो हमारा आंसर इस तरीके से हो जाएगा, हम इसका एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये हो गया मेरा दूसरा क्वेश्चन। अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में दिया है दिखाइए कि संख्या रेखा पर अंडर रूट 5 कड़ी में 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो हम ये देख रहे हैं कि अंडर रूट 5 को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो इसको हम देखते हैं, ठीक है। हम इसको बिठा लेते हैं यहां पर। हमें संख्या रेखा पर अंडर रूट 5 का रिप्रेजेंटेशन करना है। संख्या रेखा पर कड़ी में 5 का निरूपण करना है, ठीक है। तो देखते हैं, इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। अब देखेंगे अंडर रूट 5 का निरूपण करना है संख्या रेखा पर, तो ये मेरा संख्या रेखा हो जाता है। ये हमारा क्या हो गया संख्या रेखा हो गया। यहां पर हम 0 ले लेते हैं, यहां ले लेते हैं, चलिए इधर यहां ले लेते हैं इधर भी बढ़ा सकते हैं बट मैं इतना ही ले रहा हूं। 0 ले लिए, फिर यहां पर हमने 1 ले लिया, यहां पर 2 ले लिया, इधर 3। ये हमारा संख्या रेखा हो गया, इधर माइनस वाला है। तो संख्या रेखा पर अंडर रूट 5 को रिप्रेजेंट करना है, अंडर रूट 5 का रिप्रेजेंटेशन करना है। देखते हैं, अब देखिए सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय को समझेंगे। पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। अगर कोई लाइन है और इस पर एक लाइन परपेंडिकुलर है और इसको हम इस तरीके से बना लें, यानी कि हम समकोण त्रिभुज, अगर हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार इस पॉइंट को A मान लेते हैं, इस पॉइंट को B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं। तो देखते हैं, अगर हम इसकी वैल्यू 2 ले लें और इसकी वैल्यू 1 ले लें तो हमें AC का मान निकालना है। हमने ये वैल्यू मान लिया अपने तरफ से, अगर AB 2 है और BC 1 है तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी, तो इसका कैलकुलेशन करना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे, इसको हम बोलते हैं कर्ण बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलेंगे, और इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। इसको बोलते हैं बेस, हिंदी बोलेंगे लंब, और इसको बोलेंगे हिंदी में आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो इसके अनुसार देखते हैं, हमें कर्ण क्या दिया हुआ है, AC का वैल्यू निकालना है, AC का वैल्यू निकालना है। तो AC दिया है, लंब कितना मैंने ले लिया है 1 ले लिया है, तो 1 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 2 है, तो हम 2 का स्क्वायर करेंगे। तो देखते हैं AC का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ऐड करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। तो AC स्क्वायर इक्वल टू 5 आ रहा है। AC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर इक्वल टू 5 आया है, तो हम लिख सकते हैं AC इक्वल टू अंडर रूट 5। यानी कि हमने देखा अब हमारा जो वैल्यू आ गया है AC का अंडर रूट 5 आ गया है, और इसी अंडर रूट 5 को हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है संख्या रेखा पर। इसी नंबर को हमें क्या करना है, संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो देखते हैं, इसका हम पहले संरचना करेंगे, देखते हैं।
जीरो से ये जीरो है, ये जीरो भी है, ये जीरो है। इस पॉइंट को हम ओ मान लेते हैं, यहाँ पर इसको हम ओ मान लेते हैं। और ये ओ से मतलब जीरो से 2 यूनिट ले लेते हैं, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर ले लेंगे 2। क्यों? एक तरीके से ये भी देख सकते हैं, इस फॉर्मेट में हमको √5 है, तो √5 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 4 लिख सकते हैं, 1 + 4 लिख सकते हैं। और इसको हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमने देखा था अगर ये वैल्यू क्या देख रहे हैं, कॉर्ड का है, तो कहीं ना कहीं आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, मतलब यहाँ पर क्या हो जा रहा है, ये आधार हो जा रहा है, आधार का स्क्वायर, और ये क्या है प्लस लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और ये आधार का स्क्वायर। तो देख रहे हैं लंब की जो वैल्यू है 1 और आधार की वैल्यू मैंने कितना ले लिया, 2। तो यहाँ से आधार की वैल्यू हम 2 ले लेते हैं और लंब की वैल्यू 1 सेंटीमीटर लेते हैं। ये 2 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर, मतलब 2 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर। अब ये जो 1 सेंटीमीटर है, यहाँ इस पॉइंट से हम प्रकार की सहायता से परपेंडिकुलर लाइन खींच लेंगे, यानी कि लंब लाइन खींच लेंगे। और हम O से, और इसको मान लेते हैं A और इसको मान लेते हैं B, यहाँ पर मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर आ रहा है। अब इस पॉइंट को हम क्या करते हैं, O को B से मिला देते हैं। अब ये हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक 2 है और यहाँ से यहाँ तक क्या है, 1 है। ये 2 हो गया और ये 1 हो गया। कैलकुलेशन के अनुसार हम देखेंगे, कैलकुलेशन जब हमने किया था ये वाला, अगर हमारा ये 1 है 2 है, ये वाली टोटल वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 2 हो गई, ये वैल्यू क्या है 2 हो गया और ये 1 है। तो इसका हमने कैलकुलेशन निकाला है। अगर ये, अब देखिए ये कॉर्ड हो गया, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। हम यहाँ पर वैल्यू निकाल रहे हैं, तो AC का मान हमारा कितना आ गया है, √5 आ गया है, √5 आ गया है, करड़ी में 5 आ गया है। अब क्या करेंगे हम, प्रकार की सहायता से बिंदु O यानी कि पॉइंट O पर AB दूरी लेंगे, O से ये O है और ये B है, तो OB दूरी लेंगे, OB दूरी लेंगे और वही दूरी लेकर हम क्या करेंगे, एक चाप काटेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा इस पर कटेगा, ठीक है। और यही वाला पॉइंट क्या हो जाता है, √5, क्या हो जाएगा 5, करड़ी में 5, यही वाला हो जाएगा √5, करड़ी में 5। फिर से सुनिए मैंने क्या किया, सबसे पहले एक संख्या रेखा लिया, यहाँ समझा देते हैं। सबसे पहले एक संख्या रेखा लिया, उस पे मैंने 0 पॉइंट लिया है और 1 2, ये 1 हो गया 2। अब हम इस 0 से, 0 को 0 भी है, इसको O भी मान लेंगे, ये 0 है हमारा और इसको O मानते हैं, बिंदु O ले लिया। अब O से यहाँ पर 2 सेंटीमीटर मैंने एक लाइन खींचा, 2 सेंटीमीटर एक लाइन खींचा और वहां से 2 से एक हम लंब खींचेंगे, 2 से एक लंब खींचेंगे, परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, ये पॉइंट B हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर लिया हमने, 1 सेंटीमीटर, ये 1 है और ये वाला जो दूरी है वो 2 है, 2 सेंटीमीटर ले ली। अब इस पॉइंट को हमने इससे मिला दिया। कैलकुलेशन देखेंगे, ये वाली वैल्यू हमारी क्या हो गई, √5 हो जा रही है। अब OB दूरी लेंगे, प्रकार में भरेंगे और उसका जो नुकीला पार्ट होता है इस पॉइंट पे रखेंगे और पेंसिल वाला पार्ट B पे रखेंगे। ये दूरी मेजर कर लेंगे। मेजर करने के बाद से पॉइंट O से, मतलब बिंदु O से एक चाप काटेंगे, जो कि यहाँ पर कटेगा। कौन सी दूरी लेकर, ये OB दूरी लेकर एक चाप काटेंगे, ठीक है, और ये यहाँ कटेगा। इसी पॉइंट को हम बोल दे रहे हैं √5 बोल दे रहे हैं, ठीक है। अब ये तो √5 के लिए हो गया। अगर आपको √2 और √3 के लिए बनाना है
√2, √3, तो इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, एक संख्या रेखा लेंगे, इसमें भी जो अब हम फिगर लेंगे, अब देखिए इसका जो फिगर लेंगे ये 1 सेंटीमीटर लेंगे और ये भी क्या होगा 1 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, और इसको मिला दिए, ये A, इसको O मान लिए और A और क्या हो जाएगा ये B हो गया। अब देखिए, अब ये 1 है और ये भी 1 है। अब पाइथागोरस प्रमेय, प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा, कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कोण का स्क्वायर हमारा OB है और OA लंब 1 है का स्क्वायर प्लस आधार 1 का स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। ये कोण का स्क्वायर है OB का स्क्वायर, ये OB इधर स्क्वायर है, बराबर के इधर भेजेंगे तो रूट में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा √2 हो जाएगा। अब ये वाली जो वैल्यू हो जाती है √2 की हो जाती है। फिर संख्या रेखा पर इसको प्रदर्शित करना है, ये मेरा 0 हो गया, ये 1 2 3 ऐसे, ये -1 -2 संख्या रेखा ये हो गया। अब 0 से हम 1 सेंटीमीटर लाइन खींचेंगे स्केल और स्केल की सहायता से। फिर एक इस वाले पॉइंट पर इस पॉइंट से पॉइंट का नाम रख लेंगे, फिर 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर हो गया और ये भी 1 सेंटीमीटर हो गया, ये इसको मिला देंगे तो ये हमारा कैलकुलेशन के हिसाब से ये √2 हो जाएगा, ये √2 हो गया, ये √2 हो जा रहा है। तो अब क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट से इसको O मान लेंगे, 0 और ये, चलिए हम नाम दे देते हैं, इसको O दे दिए और इसको A और इसको B, जो कि फिगर में मैंने नाम दिया है। अब OB दूरी लेकर एक चाप काटेंगे, OB दूरी लेकर क्या करेंगे, एक चाप काटेंगे, कहीं ना कहीं ये यहाँ पर काटेगा, एक के आगे थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पर कट कर रहा है, तो ये मेरा क्या हो जाता है √2 हो जाता है, ये √2 को प्रदर्शित करता है। अब आपको 3 निकालना है तो सेम फिगर में, अब आपको 3 निकालना है तो सेम फिगर में हम क्या करेंगे, इसको मिटा दे रहे हैं, ये √2 याद रखिए, ठीक है, ये √2 की वैल्यू है, OB लिख देते हैं यहाँ, OB √2 की वैल्यू है, ठीक है, और OA जो है 1 है और AB जो है AB भी 1 है। अब देखिए, अब B पॉइंट से एक लंब खींचेंगे, वो भी कितना लेंगे 1 सेंटीमीटर लेंगे, एक लंब खींचेंगे। अब ये मेरा 1 हो गया और ये वाला वैल्यू √2 दिया हुआ है। अब हमने क्या किया, इसको मिला दिया, ठीक है, इसको मिला दिया। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, कोण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है, आधार कितना है √2 है, √2 का होल स्क्वायर, फिर 1 का होल स्क्वायर, ये कोण क्या है, इसका नाम दे देते हैं C, ठीक है। अब ये हो गया OC हमें निकालना है, OC का स्क्वायर इक्वल टू रूट का करेंगे स्क्वायर तो क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू हमारे 3 मिल गए। फिर OC हो गया, OC इक्वल टू √3 हो जाएगा, ये वैल्यू हमें 3 मिल गई। अब देखिए ये वैल्यू हमको 3 मिल गया, √3 मिल गया। अब क्या करेंगे, OC दूरी लेंगे, प्रकार में भरेंगे और ठीक है, वहां से एक चाप काटेंगे, वही OC दूरी ले लिया और उसको चाप काटेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा इधर कहीं वैल्यू काटेगा, ठीक है, 2 से पहले ही इधर कट करेगा, ये 2 है उससे पहले ही कट करेगा, ठीक है, ये हो जाएगा मेरा √3 का निकालेंगे। अब हमने देख लिया √2, √3, √4 का क्या निकालना, वो तो 2 हो ही जाएगा, रिप्रेजेंट कर लेंगे, बाहर आ जाएगा, और √5 का भी मैंने निकाल दिया है। इस तरीके से ये मेरा चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है, थैंक यू, बाय।